हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पूरे कंप्यूटर के अपने हैंड रिटन नोट्स लेकर आई हूँ। तो ये आपके आगे आने वाली परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सारे ही प्रश्न इन्हीं नोट से बने हैंड रिटन नोट्स हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब देखिए, कंप्यूटर जो है वो आपके लैटिन भाषा का शब्द है और वो कंप्यूटर वर्ड से बना है। और कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना। गणना करना मीन्स कैलकुलेट करना, और कंप्यूटर हमारा सब कुछ कैलकुलेट ही करता है। अब देखिए, अबैकस आपका पहला एवं सरल यंत्र था। अगर पूछा जाता है आपका पहला एवं सरल यंत्र कौन सा है, तो वह है अबैकस। और अबैकस का कार्य होता था जोड़ना, घटाना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना। अगर पूछा जाता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर आपके कौन है, यानी कि आपके कंप्यूटर के जनक कौन है, तो वह हैं आपके चार्ल्स बेबेज। और इन्होंने मैकेनिकल एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। अगर पूछा जाता है कि मैकेनिकल एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो वह हैं आपके चार्ल्स बेबेज। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कंप्यूटर की जो जनरेशन थी वो कौन कौन सी जनरेशन थी, उसमें किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था और कौन कौन सी लैंग्वेज उसमें यूज़ होती थी। तो चलिए अब हम देखते हैं। जो आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वह आपका 1940 से 1956 तक था। उसमें आपका वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था, और वह कंप्यूटर आपका सिर्फ मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी नंबर्स 0 और 1 को समझता था। और कंप्यूटर सिर्फ दो ही नंबर को जानता है, दो ही नंबर को पहचानता है, 0 और 1। वो सभी अपनी जितने भी उसे हम कोड्स, इंस्ट्रक्शन जो भी हम उसे देते हैं वो इसमें कन्वर्ट करता है 0 एंड 1 में। तब हमें उसका आउटपुट वो हमारी लैंग्वेज में हमें शो करता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किस जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ था, तो वह फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ था। अब चलिए आगे देखते हैं। जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था वो आपका 1956 से 1963 तक था। तो आप ये ईयर भी याद करिए, क्योंकि ये ईयर भी कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में आपका ट्रांजिस्टर का यूज़ होता था, और वो असेंबली लैंग्वेज यानी कि सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज ही समझता था वो कंप्यूटर। अब देखते हैं जो थर्ड लेवल जनरेशन का कंप्यूटर था, थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था वो 1964 से 1971 तक रहा। उसमें आईसी का यूज़ होता था। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड चिप, और वो चिप किससे बने होते थे? सिलिकॉन से। और ईयर में कई बार एग्ज़ाम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो थर्ड जनरेशन में आईसी चिप यूज़ होती थी वो किससे बनी होती थी, तो वो सिलिकॉन से बनी होती थी। और वो फोर्ट्रॉन और कोबल को लैंग्वेज को समझता था। ये सभी हमारी लैंग्वेजेस हैं। तो कंप्यूटर फोर्ट्रॉन और कोबल लैंग्वेज को समझता था। अब चलिए देखते हैं कि जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर था हमारा 1971 से और अभी प्रेजेंट तक है, जो हमारा कंप्यूटर चल रहा है वो हमारा फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। और इसमें आपका आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड चिप और माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ है। और ये भी फोर्ट्रॉन, कोबल और पास्कल, यही लैंग्वेजेस हमारा कंप्यूटर समझता है। और जो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है वो आपकी ऑप्टिकल डिस्क से बने होंगे। तो ये आपके कुछ फैक्ट्स थे जो आपके कंप्यूटर जनरेशन से रिलेटेड थे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं। कंप्यूटर के आपके अब हम टाइप्स देखते हैं कि कंप्यूटर आपके कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कंप्यूटर के टाइप्स कितने हैं। तो कंप्यूटर आपके बेसिकली अलग अलग टाइप्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि शेप्स पे उनके, साइज़ पे उनके। तो अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर शेप्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं। तो वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका माइक्रो कंप्यूटर। ये बहुत छोटे होते थे। कंप्यूटर ऑन अ चिप इन्हें कहा जाता है। ये बात आप याद रखिएगा कि कंप्यूटर ऑन अ चिप किन कंप्यूटर्स को कहा जाता है, तो वह माइक्रो कंप्यूटर्स को कहा जाता है। जैसे कि आपके पीसी हो गए, लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं? ये सभी आपके माइक्रो कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। ये मीडियम साइज़ के होते हैं, और इसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक कार्य इस कंप्यूटर में कर सकता था। तो ये मिनी कंप्यूटर है आपकी, ये इसकी विशेषता है, आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। ये कंप्यूटर क्या होते हैं? ये बहुत बड़े होते हैं। ये कंप्यूटर बड़े होते हैं। ये कंपनीज़, बैंक, सरकारी विभागों में एक सेंट्रल कंप्यूटर की तरह इनका प्रयोग किया जाता है। यानी कि बैंक्स के अंडर जो मेन एक कंप्यूटर होगा जिसमें सारा बैंक का डाटाबेस सेव होगा, वो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा। अब देखते हैं हम सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो सुपर कंप्यूटर जो है ये आपके सबसे बड़े साइज़ के कंप्यूटर होते हैं, और इनका साइज़ एक रूम के बराबर होता है। तो अगर पूछा जाएगा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन होता है साइज़ में, तो वह सुपर कंप्यूटर होते हैं। इनकी स्पीड भी हाई होती है, कैपेसिटी भी हाई होती है। अब देखिए, हमने देखा कंप्यूटर के टाइप्स में कि वो शेप्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं। तो कंप्यूटर शेप्स के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स के होते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर वर्क के अकॉर्डिंग यानी कि कार्य के अकॉर्डिंग भी 3 टाइप्स के होते हैं।
जैसा है आपका एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर में क्या देखते हैं हम, प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ, आपका मरकरी, ये सभी यूनिट्स को क्या करता है ये एनालॉग कंप्यूटर, इन्हें मापता है और उनके परिणाम को हमें अंकों में दिखाता है। तो ये काम एनालॉग कंप्यूटर का होता है। डिजिटल कंप्यूटर आपका क्या करता है, ये आपके नंबर्स को कैलकुलेट करके आपको शो करता है। और आजकल अभी मॉडर्न ज़माने में, मतलब इस आधुनिक युग में, हम इसी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं आपके हाइब्रिड कंप्यूटर की। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, ये एनालॉग प्लस डिजिटल, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, इन दोनों के ही गुण आपके इस हाइब्रिड कंप्यूटर में होते हैं। इसका मतलब कि ये हाइब्रिड कंप्यूटर आपको प्रेशर भी शो करके देगा, प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ, मरकरी, इन सभी यूनिट्स को मेज़र करेगा, इसके परिणाम आपको अंकों में दिखाएगा, और साथ में क्या करेगा, आपके नंबर्स को भी कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि कंप्यूटर उद्देश्य के हिसाब से, यानी कि आपके एम के हिसाब से, कंप्यूटर आपके दो टाइप्स के होते हैं। शेप्स के हिसाब से कंप्यूटर आपके 4 टाइप्स के होते हैं, कार्य के हिसाब से आपके कंप्यूटर 3 टाइप्स के होते हैं, और उद्देश्य के हिसाब से आपके कंप्यूटर 2 टाइप्स के होते हैं। वो 2 टाइप्स है सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। अब अगर सामान्य उद्देश्य है, आपका डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है, उसको छापना है, डाटाबेस बनाना है, तो वो सामान्य उद्देश्य के अंडर आएगा और इसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर अपना कार्य करेगा। वैसे ही विशिष्ट उद्देश्य में अगर हम देखेंगे कि अगर आपके स्पेस में क्या काम हो रहा है, आपके एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड कुछ काम है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर रिसर्च करना है, सैटेलाइट का संचालन करना है, तो ये सारे आपके विशिष्ट उद्देश्य हैं। तो कंप्यूटर इसी के अकॉर्डिंग अपना कार्य करेगा। अब हम आगे देखते हैं, कंप्यूटर के कुछ घटक होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका इनपुट यूनिट। ये आप सभी को पता है कि इनपुट में आपके कीबोर्ड, माउस आते हैं, कि कुछ भी चीज़ हम कंप्यूटर में इनपुट कर देते हैं उसे, तो वो हमें आउटपुट शो करता है। फिर आता है आपका आउटपुट यूनिट, जैसे कि प्रिंटर, मॉनिटर, ये हमें मॉनिटर हमें स्क्रीन में हमें आउटकम हमारा दिखाता है, प्रिंटर हमें हमारा आउटकम हमें देता है, तो ये सब आपका आउटपुट यूनिट में आता है। फिर आता है आपका सीपीयू। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कभी कभी पेपर में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो सीपीयू को हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, यानी कि अगर पूछा जाए कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो वह आपके सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू कंप्यूटर के सभी भागों, यानी कि मेमोरी, इनपुट, आउटपुट, इन्हीं सभी भागों के कार्य को क्या करता है, सीपीयू कंट्रोल करने का कार्य करता है। अब देखिए, सीपीयू भी 2 टाइप्स के होते हैं। सीपीयू एक होता है सीयू और एक होता है एएलयू। सीयू मीन्स कंट्रोल यूनिट, एएलयू मीन्स अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो जितने भी आपके अंदर डाटा सेव होंगे वो सब कंट्रोल यूनिट का काम है, और जितने भी आपको अर्थमेटिक यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कुछ भी कैलकुलेट करने का काम है, वो आपका एएलयू करेगा। अब हम देखते हैं चौथा टाइप है, जो चौथा कंपोनेंट है कंप्यूटर का, वो है आपकी मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है, ये आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे स्टोर करने का काम करता है। जितने भी आपके डाटा इंस्ट्रक्शंस हैं उसे जो सेव करता है वह है आपकी मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट आपकी 2 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में आपके रैम और रोम ये दोनों आते हैं। अब रैम की फुल फॉर्म है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की आपकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की आपकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये प्राइमरी मेमोरी क्या करता है, इसे इंटरनल या मेन मेमोरी भी कहा जाता है। तो पेपर में पूछा गया है पहले भी बहुत बार कि मेन मेमोरी कौन सी होती है, तो वह हमारी प्राइमरी होती है कि सेकेंडरी होती है, तो वो प्राइमरी मेमोरी होती है और सीपीयू का ही ये एक पार्ट है। अब हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में देखते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है। ये इसे बाह्य या सहायक मेमोरी भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सहायक मेमोरी कौन सी है, तो वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। इसमें डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी से ज़्यादा होती है। जितना आप प्राइमरी मेमोरी में डाटा सेव करेंगे, उससे कहीं ज़्यादा आप सेकेंडरी मेमोरी में अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसके अंडर आपके सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क और आपकी ब्लू रे डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव इसमें ही स्टोर होती है। ये सभी आपके किसमें आते हैं, आप सभी आपके सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। नोट्स के बाद कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम।
प्रथम गणना करने वाला यंत्र है? तो प्रथम गणना करने वाला यंत्र आपका अबेकस है। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है। मैंने अभी आपको बताया कि चार्ल्स बेबेज ने कौन सा एनालिटिकल इंजन बनाया था, उन्होंने मैकेनिकल एनालिटिकल इंजन बनाया था। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है ENIAC और मार्क 1, ये दोनों आपके प्रथम पीढ़ी के यानी कि फर्स्ट जनरेशन के आपके ये दोनों कंप्यूटर हैं। और तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में डैश का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में आपके मशीन लैंग्वेज का यानी कि मशीनी भाषा का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होने वाली भाषा है, यानी कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में जो आपकी लैंग्वेज यूज़ होती थी वो आपकी कोबोल लैंग्वेज यूज़ होती थी। मैंने अभी आपको पीछे नोट्स में बताया कोबोल लैंग्वेज आपकी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज़ होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स का मुख्य उपकरण यानी कि इक्विपमेंट क्या है? तो चौथी पीढ़ी के फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का मेन इक्विपमेंट है आपका माइक्रो प्रोसेसर। ये सभी मैंने अभी आपको नोट्स में बताया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो पर्सनल कंप्यूटर आपके माइक्रो श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है। माइक्रो कंप्यूटर्स को डैश भी कहते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया था कि माइक्रो कंप्यूटर्स को कंप्यूटर ऑन अ चिप भी कहा जाता है। तो आप ये सभी फैक्ट्स को याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की विशेषता के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो इनके एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की जो विशेषता होती है किस में होती है? वो आपके हाइब्रिड कंप्यूटर में होती हैं। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को कितने भाग में बांटा गया? तो उद्देश्य के आधार में कंप्यूटर को दो भाग में बांटा गया। एक आपका सामान्य उद्देश्य थे और दूसरे आपके विशिष्ट उद्देश्य थे। अब आगे देखते हैं, वे कंप्यूटर्स जो आकार में बहुत बड़े होते हैं तथा जिनकी संग्रह क्षमता यानी कि उनकी स्टोर करने की कैपेसिटी भी बहुत अधिक होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। एक कंप्यूटर जिसे पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता वह है, तो मिनी कंप्यूटर को आपको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर्स किस श्रेणी के हैं? तो जो आज के आपके टाइम में मॉडर्न टाइम में जो आपके कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं वो आपके डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। निम्न में से यह सीपीयू का भाग है। तो सीपीयू का भाग कौन सा है? सीपीयू का भाग है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू का आपका भाग है। सीपीयू के आपके दो भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के ब्रेन को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि आपके सीपीयू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी मेमोरी यूनिट किसका एक हिस्सा है? तो प्राइमरी मेमोरी यूनिट अभी मैंने आपको बताया ये आपके सीपीयू का हिस्सा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से मेमोरी में संग्रहित रहता है। तो फाइल सिस्टम स्थायी रूप से किस में संग्रहित रहता है? वो आपके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहता है। रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम में डाटा सिर्फ पढ़ा जाता है, नॉन वॉलेटाइल होता है, सिर्फ लिखा जाता है, ये ए और सी दोनों। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है रीड ओनली मेमोरी, तो इसमें डाटा सिर्फ पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर्स में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो जो हमारे कंप्यूटर्स में बनी परमानेंट मेमोरी होती है उसे हम रोम कहते हैं। निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, जबकि माउस, कीबोर्ड और स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? अब आप बताएंगे इसमें कौन सी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या ए और बी दोनों? तो कीबोर्ड और माउस आपके दोनों ही इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है, ये आपको आउटकम देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, निम्न में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये तीनों ही आपके इनपुट डिवाइस है, जबकि प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर ये तीनों आपके आउटपुट हैं, यानी कि आउटपुट डिवाइस में आते हैं। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो आपका जावा हार्डवेयर नहीं है। जावा आपकी क्या है? जावा आपकी एक लैंग्वेज है। माउस, प्रोसेसर चिप और प्रिंटर आपके तीनों ही हार्डवेयर हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हार्डवेयर के अंतर्गत आती है। तो हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं आपके कंप्यूटर और इससे जुड़ी सभी डिवाइसेस जिनका प्रयोग डाटा इनपुट और आउटपुट के लिए किया जाता है, वे सभी आपके हार्डवेयर में आते हैं। जिनका प्रयोग इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए किया जाता है वो आपके सभी हार्डवेयर में आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है?
तो कंप्यूटर मॉनिटर आपकी एक आउटपुट डिवाइस है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में कोई विशेष काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें कंप्यूटर में कुछ स्पेशल काम करना है तो उसमें हम किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, उसमें हम एप्लीकेशंस का यूज़ करेंगे। चलिए अब आगे नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं।